सिस्टम की बात करेंगे वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं हम, है ना। और रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? नॉर्मल 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, है ना। और एक तरीके से हम बात करें एवरेज 40 ब्रीथ 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। और उसमें अगर हम बात करें कि जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो अगर इस रिदम के साथ में चल रही है तो ठीक है, पर वहीं पर हम अबगार पे जाते हैं या रेस्पिरेटरी रेट में, जैसे अबगार के अंदर जो हमारा रेस्पिरेशन एक पैरामीटर था जिसमें आपने देखा एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो ही नहीं रेगुलर है, तो वहां पर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर जब भी की जाती है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड जब भी की जाती है और स्पेशली इन द प्री टर्म्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड जब भी की जाती है स्पेशली इन द प्री टर्म्स, अगर बेबी प्री टर्म है, वैसे ऑक्सीजन की जरूरत भी प्री टर्म्स को ही पड़ती है। मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि टर्म डिलीवरी हुई है और जिसके अंदर हम बात करें कि वेट जो है वो नॉर्मल है या गेस्टेशनल एज उसकी प्रॉपर है, टर्म डिलीवरी हुई है, तो वहाँ पर यूजुअली ऑक्सीजन की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ती है। पर आपने देखा कि प्री टर्म बर्थ हुआ, लंग्स इमेच्योर थे, सर्फेक्टेंट नहीं बने, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन नहीं बने, है ना, एल्वेलाई के अंदर सरफेस टेंशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वही जो आपने देखा था एयरवे क्लियरेंस के अंदर टेक्टाइल स्टिमुलेशन के बाद भी अगर रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं होता, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्री टर्म्स के अंदर ये केस हो सकता है। और प्री टर्म्स के अंदर जब ये केस होता है, जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि ऑक्सीजन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ऑक्सीजन थेरेपी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। जिस तरीके से ब्रोंच बेबी सिंड्रोम पूछा जाता है, वैसे ही रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया भी पूछा जाता है, और वो कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे ऑक्सीजन थेरेपी का। अब ध्यान देना यहाँ पर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया में क्या होता है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया में जो आपकी आई के अंदर जो रेटिना है उसके जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। किसी भी टिश्यूज का स्कार होना मतलब एक तरीके से वो इरिवर्सिबल डेथ है उसकी, है ना, स्कार फॉर्मेशन हो गया। जैसे आपने देखा होगा जब कभी हमको वुंड होता है ना, तो वुंड होने के बाद में पहले जो स्किन आती है वो स्किन की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, उसी को हम स्कार कहते हैं। और वो स्कार रिमूव होता जाता है और फिर से नई सेल्स अंदर से आती जाती है और वो वुंड जो है हमारा हील होता है ना। अब यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू अगर स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, विजन खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि रेटिना का काम क्या होता है, लाइट रेस को फोकस करना। इसीलिए अगर आप न्यूबॉर्न को, स्पेशली न्यूबॉर्न को अगर ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो वहां पर रेगुलर आई चेकअप जरूरी होता है, ताकि कॉम्प्लिकेशन अगर किसी टाइप का डेवलप हो रहा है तो उसको वहां पर क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये आपका हेपेटिक सिस्टम के बाद में तीसरा असेसमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कितनी होती है रेस्पिरेटरी रेट? 30 to 60। और उसमें भी अगर हम बात करें एवरेज की, (40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, यस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट यूजुअली हमको पता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है, और एवरेज की बात करें तो वो होती है आपकी 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रेस्पिरेटरी रेट कम है, अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो वहां पर हम बात करेंगे अगर बर्थ एक्सपाइसिया जैसी कंडीशन है या आरडीएस जैसी कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। इन केस ऑफ बर्थ एक्सपाइसिया, रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसको हम डिजीज पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे।
देन प्रोवाइड O2। यस, अगर बर्थ एक्सपाइसिया है या RDS है, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, O2 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर O2 की हम बात करेंगे, O2 जब आपको प्रोवाइड करनी है, तो वही बात स्पेशली प्रीटर्म्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो है आपका in and that is important, एग्जाम में पूछा जाता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। और इस रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, यस, नॉर्मल टिश्यूज जो होते हैं रेटिना के, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्कार टिश्यू के अंदर। यस, रेटिना की जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया एक इंपॉर्टेंट है, लगा देना स्टार। या तो आपसे पूछा जाए कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया किसका कॉम्प्लिकेशन है, आंसर विल बी गोस टू ऑक्सीजन थेरेपी, है ना, O2 थेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी। या अगर आपसे पूछा जाए कि O2 थेरेपी का क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, दैट विल बी रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। है समझ में। असेसमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कुछ भी नहीं है। अब रेस्पिरेटरी रेट प्रॉपर चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। हमने चाहे वो इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में देखा हो या ऑक्सीजन अपगार स्कोर के अंदर स्कोरिंग के अकॉर्डिंग देखा हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पर O2 थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। O2 थेरेपी जब प्रोवाइड की जाती है तो वहां पर इस टाइप की किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है तो वहां पर देखो ये जो मैंने आपको बताया रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। वैसे हमारा फोटोथेरेपी का जो था ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, वो भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया।